हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पोस्ट ऑफिस एग्जाम में। आज हम आंध्र प्रदेश सर्किल के जो MTS GTS टू MTS 2020 के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज द आंध्र प्रदेश सर्किल फॉर्म्ड, यानी कि जो आंध्र प्रदेश सर्किल का गठन है वो कब हुआ था? 2017, 18, 19 या 16 में। तो जो आंध्र प्रदेश सर्किल का गठन है वो 2 फरवरी 2017 में हुआ था। लेकिन आपको ये आंध्र प्रदेश का याद करके नहीं जाना है, आप सभी को अपने अपने सर्किल का याद करके जाना है, अपने सर्किल का याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच पोस्ट ऑफिस वर्क फॉर 5 आवर्स, यानी कौन से जो डाकघर हैं वो 5 घंटे काम करता है। यानी कि हम सभी को याद है कि जो ब्रांच ऑफिस है, कौन से ऑफिस है? ब्रांच ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस BPM के होते हैं, BOs होते हैं, वो सभी कितने घंटे काम करते हैं? 4 या 5 घंटे। राइट आंसर होगा ब्रांच पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिजनेस आवर ऑफ ए ब्रांच ऑफिस आर डिटरमाइंड बाई, यानी कि जो काम के घंटे होते हैं किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? एक BO के, वो सभी सब डिविजनल या डिविजनल हेड, पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे काम के घंटे हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? सब डिविजनल हेड यानी कि IPO के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाम्प्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, यानी कि डाक टिकट का उपयोग, कौन से डाक टिकट का उपयोग भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है? यानी जब हम बुकिंग कराते हैं काउंटर पर तो उस समय जब हमें टिकट्स यूज करते हैं उनमें से कौन कौन सी हैं? कॉमरेटिव स्टैम्प्स, यानी कि जो स्मारक वाले स्टाम्प होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटिव स्टाम्प्स, यानी कि जो रेगुलर यूज़ वाले स्टाम्प्स होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैटली, जो कि संग्रहण करने वालों के लिए होते हैं लेकिन हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे स्टैम्प आंसर होगा बी, कि जो रेवेन्यू स्टाम्प्स होते हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉइन्स, बुलियंस, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी आर्टिकल ऑफ गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, बैंक नोट्स कैन बी सेंड थ्रू, यानी कि सिक्के, बुलियन या आभूषण, जो सारी चीज़ें हैं इनको किसके माध्यम से भेजा जा सकता है? ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं भेज सकते हैं क्योंकि चीज़ें खो जाएंगी। इंश्योर्ड पोस्ट, बीमा के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट, नन ऑफ दिस। रजिस्टर्ड पोस्ट से भी नहीं भेज सकते, हम इसको इंश्योर्ड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, यानी इन सभी का बीमा कराने के बाद ही हम इन सभी को भेज सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए इज हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन पोस्ट ऑफिस, लेटर बॉक्स और मेल्स मैन, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? मशीन जो फ्रैंक आर्टिकल होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो फ्रैंक्ड आर्टिकल होते हैं वो हमें कहाँ पर देने चाहिए? काउंटर पर देने चाहिए, काउंटर पर देने चाहिए। और उनको अगर हम मेल वैन या लेटर बॉक्स वगैरह के थ्रू नहीं भेज सकते हैं। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमें लेटर बॉक्स और मेल वैन नहीं देने चाहिए। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया ए सेंडर कैन विड्रॉ और alter the address of a postal article provided the article, यानी कि किसी सेंडर ने कोई आर्टिकल को क्या किया? बुक किया। अब वो क्या चाहता है कि जो लेटर है मेरा उसे वापस ले सकता है या उसका एड्रेस चेंज करवाना चाहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए पहली कंडीशन है कि अगर हमने बुक किया हुआ लेटर है किसी भी ऑफिस में भेजा, जो डेस्टिनेशन ऑफिस होता है, अगर वहाँ पहुँचा और वो किसी पोस्टमैन ने डिलीवर कर दिया तो वो वापस कैसे होगा? ये भी तो है। या फिर उसको सीज नहीं किया गया हो, हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड, यानी कि अगर डिलीवर नहीं हुआ होगा तो वापस आ सकता है। हैज़ नॉट बीन भी सीज्ड, यानी कि अगर किसी भी डाउट के चलते उसको सीज ना किया गया हो। कॉन्फिस्केटेड, यानी कि उसको कस्टम अधिकारियों द्वारा नासिल किया गया हो। तो इन सभी कंडीशन में अगर ये कंडीशन नहीं हुई होंगी तो वो आपका आर्टिकल को वापस कर सकते हैं और एड्रेस चेंज कर सकते हैं।
तो सभी ऑप्शन सही हैं हमारे, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the addressee fails to take delivery of registered article or presentation it can be kept in post office at the addressee request। यानी कोई भी आर्टिकल हमने भेजा और वो एड्रेसी जो कहता है कि इसको हम क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए ऑफिस में रख लें, तो मैक्सिमम रजिस्टर्ड जो आर्टिकल है उसको हम कितने दिन तक रख सकते हैं, हम केवल 7 दिन तक, 7 डेज तक हम उस आर्टिकल को क्या कर सकते हैं, ऑफिस में होल्ड रख सकते हैं। राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए पार्सल वेटिंग मोर देन विल बी डिलीवर्ड एट द पोस्ट ऑफिस। यानी कि कोई भी पार्सल, जो पार्सल्स होते हैं वो पार्सल कितने वजन से अधिक होगा तो उसकी विंडो डिलीवरी देनी होगी 10 kg। यानी कि अगर 10 किलोग्राम से हमारा कोई भी पार्सल अधिक है तो उसकी विंडो डिलीवरी होती है, उसको फील्ड में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the addressee does not want to take delivery of article he is not bound to pay amount due on it, is this such a case, what should be remark delivery staff। यानी कि यदि कोई भी आर्टिकल आता है पोस्टमैन के पास या बीपीएम के पास में और वो उसको डिलीवरी के लिए ले जाता है, लेकिन उस पर क्या है ना, कोई भी जो अमाउंट है वो ड्यू है, पोस्टेज चार्जेस ड्यू हैं या कुछ भी ड्यू है, तो अगर प्राप्तकर्ता क्या है उसको लेना ही नहीं चाहता है, वो बोल रहा है कि मुझे ये लेना ही नहीं है, तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि इस पे जो अमाउंट ड्यू है वो उसको दे। तो उस पर क्या मार्क लगाना चाहिए, डिलीवर्ड, ले रहा ही नहीं है तो डिलीवर कैसे लगा सकते हैं, रिफ्यूज्ड यानी कि लेने से इनकार कर सकता है, अनक्लेम्ड उस केस में होता है जब हम हम बोलते हैं कि सर आपका कोई पार्सल डॉक्यूमेंट आया हुआ है और वो उसको ले ही ना टाइम पीरियड के अंदर, डिजीज्ड जब मर जाता है। राइट आंसर होगा हमारा बी, कि उसने क्या किया है, लेने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज पेपर्स पोस्टेड इन ए लेटर बॉक्स आर नॉट एक्सेप्टेड एट कंसेशनल पोस्टेज रेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट। यानी कि लेटर बॉक्स में डाले गए समाचार पत्रों को पंजीकृत समाचार पत्रों के रियायती डाक दरों पर स्वीकार नहीं किया जाता है। यानी कि जो रजिस्टर्ड पेपर होते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनको हमें कहाँ पे देना चाहिए, काउंटर पर देना चाहिए, काउंटर पर देना चाहिए। और हमें पता है कि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 31 डेज का होता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person residing within the ordinary beat of a postman can get all his postal articles delivered regularly free of charge at the post office window during business hour, what is this facility called। यानी कि कोई व्यक्ति है उसके आर्टिकल्स आते हैं पोस्ट ऑफिस में और वो जिस बीट के थ्रू, बीट यानी कि एक जो पोस्टमैन का एरिया होता है, जो एक पोस्टमैन होता है उसका एक एरिया फिक्स होता है, उस एरिया का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। और उस बीट के अंदर जो कोई भी डाक पार्सल कुछ भी किसी व्यक्ति का आ रहा है, वो अगर उसको पोस्ट ऑफिस बिजनेस आवर के दौरान अगर उसे कहाँ से लेता है, पोस्ट ऑफिस से रिसीव करता है, तो ऐसी सर्विस को हम क्या बोलते हैं, विंडो डिलीवरी बोलते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसका चार्ज नहीं होता है, ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। एन आर्टिकल एड्रेस टू ए डिजीज पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज, यानी कि अगर कोई मृत व्यक्ति के नाम कोई आर्टिकल आया हुआ है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, अनक्लेम्ड आर्टिकल यानी कि ऐसा आर्टिकल जिसको क्लेम ना किया गया हो, रिफ्यूज्ड लेने से इनकार, अगर कोई आर्टिकल मरा हुआ व्यक्ति रिफ्यूज नहीं कर सकता, डोर लॉक हम उसको लगा नहीं सकते, एड्रेस इन नॉट फाउंड, प्राप्तकर्ता हमें पता है मर चुका है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा हमारा बी, राइट आंसर होगा ए।
लावारिस यानी कि अनक्लेम्ड आर्टिकल माना जाएगा, जिसका कोई भी क्या है, क्लेम करने वाला ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द ट्रांसमिशन ऑफ नॉक्सियस लिविंग क्रिएचर बाय पोस्ट परमिटेड, यानी कि क्या डाक द्वारा हानिकारक जीवित प्राणियों का प्रसारण अनुमत है, यानी कि जो हानिकारक होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनकी परमिशन है पोस्ट ऑफिस के थ्रू? तो नहीं है। हम ऐसे जीव जंतुओं का ट्रांसमिशन पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं कर सकते जिनका हानिकारक हो। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशल वेट ऑफ एन आर्टिकल दैट कैन बी बुक्ड अंडर स्पीड पोस्ट, यानी कि भारत में स्पीड पोस्ट तहत मैक्सिमम कितने वजन का स्वीकार्य है? 35, 30 किलो, 15 किलो या 20 किलो? तो हमारे स्पीड पोस्ट, इसमें कोई सर्विस नहीं पूछी है कि कौन सी सर्विस के थ्रू, तो मैक्सिमम जो स्पीड पोस्ट के थ्रू हम कितना वजन भेज सकते हैं? 35 kg, 35 किलो वजन हम भेज सकते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ए। आपको बताना है कि कौन सी सर्विस के थ्रू हम इतना वजन भेज सकते हैं, आप कमेंट में बताइए हमें। व्हाट इज द कंपेंसेशन पेएबल फॉर डिले इन डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल, यानी कि एक स्पीड पोस्ट आर्टिकल आया हुआ है और वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, तो हमें पोस्ट ऑफिस में क्या करना चाहिए, उसका जो चार्जेस हैं वो क्या दे सकते हैं, हमें उसके स्पीड पोस्ट चार्जेस वापस करने होंगे। उसके जो स्पीड पोस्ट के चार्जेस हैं वो हमें वापस करने होंगे। यहाँ पे केवल हमें पूछा क्या गया है कि उसके डिले होने की कंडीशन में है, तो क्या होगा, डिले होने की कंडीशन, ना कि कोई आर्टिकल खो गया है या उसका लॉस हुआ हो। उस केस में क्या होता है कि 1000 या डबल जो कि स्पीड पोस्ट चार्जेस होते हैं, जो भी होता है उसको दिया जाता है। डबल द स्पीड पोस्ट चार्जेस और 1000 विच और इज लेस, जो भी कम होता है उन दोनों में से वो लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पीड पोस्ट चार्जेस आएंगे। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर बिजनेस पार्सल ई कॉमर्स प्ले कैन अवेल कैश ऑन डिलीवरी। बिजनेस पार्सल के तहत ई कॉमर्स के जो खिलाड़ी होते हैं, जो सीओडी की सुविधा लेना चाहते हैं, तो उसमें मैक्सिमम कितने पैसे तक की जो सीओडी होती है, वो 50,000, 1,00,000, 30,000 या 20,000? तो सीओडी में जो फैसिलिटी होती है वो कितने की होती है? 50,000 रुपये तक की फैसिलिटी को कोई भी रिटेल कस्टमर ले सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। इन लॉजिस्टिक पोस्ट FTL, लॉजिस्टिक पोस्ट में क्या होता है? FTL का मतलब फुल ट्रक लोड। इसमें दो फॉर्म बोलते हैं FTL, आपको बतानी है दूसरी फॉर्म कौन सी होती है, जो टर्म्स होते हैं वो कौन से होते हैं लॉजिस्टिक पोस्ट में, FTL होता है और दूसरा कौन सा होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्टर मीन्स एनी कम्युनिकेशन एनक्लोज्ड इन एनवलप एंड एड्रेसी, यानी कि लिफाफे में संलग्न और संबोधित कोई भी संचार क्या कहलाता है? तो ये एक डेफिनेशन है लेटर्स की। ए लेटर मीन्स एनी कम्युनिकेशन एनक्लोज्ड इन एनवलप एंड एड्रेसी, एड्रेसी के लिए जो कोई भी लिफाफे में बंद पत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। ये एक लेटर की डेफिनेशन है। राइट आंसर होगा हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेट अंडर बुक पैकेट, यानी कि बुक पैकेट के तहत अधिकतम स्वीकार्य वजन कितना है? 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम या 25 किलोग्राम? तो पोस्ट ऑफिस की कोई सी स्कीम के तहत 25 किलोग्राम अवेलेबल है, वो स्पीड पोस्ट में है 1 किलो, ये 2 किलो आता है आपके रजिस्टर्ड में। यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा 5 kg, 5 किलोग्राम वजन हम बुक पैकेट के थ्रू भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनरजिस्टर्ड पार्सल का वजन कितने
से अधिक नहीं होना चाहिए। एक अपंजीकृत जो पार्सल है उसका वेट मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 4 kg का वजन होना चाहिए। अगर इससे अधिक होता है तो हमें उसका क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हम केवल 4 kg तक का वजन का पैकेट क्या भेज सकते हैं? हम फ्री में भेज सकते हैं, अनरजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज सकते हैं। सॉरी, एनी पार्सल फाउंड इन ए लेटर बॉक्स शैल बी ट्रीटेड एज एंड चार्ज अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर कोई पार्सल कोई व्यक्ति उसको कहाँ पर लेटर बॉक्स में डाल के चला गया, लेटर बॉक्स में डाल के चला गया, तो हम उसको एक रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? एक रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट करेंगे और उसको बुक किया जाएगा। तो हमारे पास राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर मस्ट बी पब्लिश्ड एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग। यानी कि समाचार पत्रों को अधिकतम कितने समय अंतराल के बाद प्रकाशित किया जाना चाहिए? 15 दिन, 28 दिन, 7 दिन या 31 दिन। तो हमारा राइट आंसर होगा 31 डेज तक। कितना? 31 डेज का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है उसके ड्यूरेशन में हमें इसका प्रकाशन कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया ओनली। यानी कि ऐसा कौन सी सर्विस है जो केवल भारत के अंदर ही उपयोग में की जाती है? पत्र, लिफाफा, इनलैंड पत्रकार्ड या पार्सल। तो पार्सल भी हमारा फॉरेन के लिए बुक होता है, लेटर भी होते हैं, एनवलप्स भी होते हैं। तो इनलैंड लेटर कार्ड्स एक सर्विस है जो कि ओनली इंडिया के अंदर ही यूज की जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, पोस्ट कार्ड्स बियरिंग कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड बाय प्रिंटिंग, साइक्लोस्टाइलिंग और एनी मैकेनिकल प्रोसेस शैल बी क्लासिफाइड एज। यानी कि मुद्रण, साइक्लोस्टाइलिंग या किसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा दर्ज संचार वाले पोस्ट कार्ड को रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पोस्ट कार्ड, मुद्रित पोस्ट कार्ड, विद्युत पोस्ट कार्ड या जवाबी पोस्ट कार्ड। तो इस सर्विस को हम प्रिंटेड पोस्ट कार्ड के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। तो हमारे पास राइट आंसर होगा वो बी। पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स प्रिंटेड इन ब्रेल फॉर ए यूज ऑफ ब्लाइंड पर्सन आर अलाउड टू बी ट्रांसमिट एज बाई पोस्ट ऑफिस। नेत्रहीन व्यक्तियों के उपयोग के लिए ब्रेल मुद्रित कागज पत्रिकाएं, किताबें उक्त डाक द्वारा किस रूप में प्रकाशित की जाती हैं? बुक पैकेट, ब्रेल प्रिंटेड बुक पैकेट या पैटर्न सैंपल बुक पैकेट। तो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए हम जो किस लिपि का उपयोग करते हैं? ब्रेल का इस्तेमाल करते हैं और उसी के हम सर्विस के थ्रू उनको डाक टिकट या डाक चीज़ें सारी चीज़ें प्रकाशित करते हैं। राइट आंसर होगा हमारा बी। रजिस्ट्रेशन ऑफ एन आर्टिकल इज कंपल्सरी। किसी वस्तु का पंजीकरण अनिवार्य है। 4 किलो से अधिक वजन वाला पार्सल, ये सही है। केवल 4 किलो वजन तक का ही हम पार्सल कैसे भेज सकते हैं? अनरजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज सकते हैं। एक बीमित वस्तु यानी कि कोई भी लेटर्स जो कि इंश्योर्ड है उसका हमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और एक कोई भी बीपी आर्टिकल यानी कि वैल्यू पेबल आर्टिकल का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो इन सभी कंडीशंस में हमें क्या कराना ज़रूरी है? रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, कराना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर डी। व्हाट इज द कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ लॉस, टोटल थेफ्ट, टोटल डैमेज ऑफ एन इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल। भारत में बुक की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत वस्तु खो जाने, पूरी तरह से चोरी हो जाने, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में देय मुआवजा क्या है? तो हमें यहाँ पर क्या दिया जाता है? 13 SDR। हमें 13 SDR का मुआवजा दिया जाता है। आपको SDR की फुल फॉर्म बतानी है। SDR का मीनिंग क्या होता है? An article intended for insurance must be presented at the। बीमा के लिए अभिप्रेत एक वस्तु को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। राइट आंसर होगा हमारा
डाकघर की खिड़की, पोस्टमैन के माध्यम से बीच में पोस्ट कार्ड। तो बीमित लेटर्स को पोस्टमैन को भी नहीं दे सकते और पोस्ट कार्ड के थ्रू भी नहीं भेज सकते, हमें उसे विंडो पर लेकर आना ही होगा, पोस्ट ऑफिस विंडो पर लेके आना होगा। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ए ऑप्शन। और द मैक्सिमम वैल्यू फॉर पेबल पोस्टल आर्टिकल यानी बीपी की मूल्य देय डाक वस्तु के लिए अधिकतम मूल्य सीमा क्या है? 5,000 रुपये है। कितने बीपी कितने रुपए तक का बीपी हम बुक कर सकते हैं? तो हमें 5,000 रुपये तक का बीपी बुक कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि सीओडी कितने रुपए तक कर सकते हैं हम? 50,000 रुपये तक की सर्विस ले सकते हैं, वो सीओडी के थ्रू था, और बीपी के अंदर केवल हम 5,000 रुपये तक का। राइट आंसर होगा हमारे पास बी। A is the main office of a group of post office including itself several small office called sub and branch office under its account jurisdiction। एक डाकघर के समूह का मुख्य कार्यालय जिसमें स्वयं और इसके खाता क्षेत्राधिकार के तहत कई छोटे कार्यालय शामिल हैं, इन्हें उप और शाखा डाकघर कार्यालय कहा जाता है। ऐसा कौन सा ऑफिस है? सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस या डिविजनल ऑफिस? तो हेड ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है जिसके अंडर क्या आते हैं, खुद उसका हेड ऑफिस आता है यानी कि एचओ आता है, और उप डाकघर यानी कि एसओज आते हैं, और बीओज भी आते हैं। ये सभी ऑफिस हेड ऑफिस के अंडर आते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, ए सब ऑफिस इज लोकेटेड इन ए सिटी और suburb where a head office also exists is called। एक शहर या उपनगर में स्थित एक उप कार्यालय जहाँ एक प्रधान कार्यालय भी मौजूद है उसे कहा जाता है उप डाकघर, शाखा कार्यालय, टाउन उप कार्यालय, टाउन शाखा कार्यालय। तो एक ऐसा ऐसा एक एचओ जो कि कहाँ पर स्थित है, एक एसओ है जो कि कहाँ पर स्थित है, किसी सिटी में स्थित है, और वहाँ पर एक एचओ भी है ऑलरेडी, हेड ऑफिस भी है। तो हम ऐसे ऑफिस को क्या कहते हैं? टाउन सब ऑफिस बोलते हैं, टाउन सब ऑफिस बोला जाता है। तो हमारे पास राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी। बी इज दी सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इज ए पोस्ट ऑफिस ऑफ लोअर ग्रेड देन सब ऑफिस, यानी कि सब उप डाकघर के निम्न श्रेणी का डाकघर है उप डाकघर से। तो हमारे पास होते हैं एचओ, 3 तरह के पोस्ट ऑफिस होते हैं, एचओ, उसके बाद आते हैं एसओ, और उसके बाद आते हैं बीओ। तो हमें बताया जाना है कि जो एसओ होते हैं उप डाकघर होते हैं उनसे लोअर ग्रेड का, उससे छोटा वाला कौन सा होता है? ब्रांच ऑफिस। राइट आंसर होगा हमारे पास सी। is a bag containing unregistered and registered letter mails such as letter, postcard, book and pattern packet and unregistered parcel। यानी कि एक ऐसा बैग है जिसके अंदर सारे पोस्ट कार्ड भी आते हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं, बुक्स हैं, पैटर्न्स बुक्स हैं, पैटर्न पैकेट हैं, अनरजिस्टर्ड पार्सल हैं, सब कुछ इसके अंदर आता है। उसे क्या बोलते हैं? कैश बैग, पंजीकृत पैकेट, मेल बैग या लेदर बैग। तो इसे क्या बोला जाता है? मेल बैग बोला जाता है, जिसके अंदर मेल यानी कि डाक का थैला बोला जाता है, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास राइट आंसर होगा सी। विच बैग कंटेन्स कैश बैग, ऑर्डिनरी, बीपी रजिस्टर्ड लेटर्स, पैकेट, इंश्योर्ड कवर, रजिस्टर्ड बंडल, इंश्योर्ड बंडल एंड ए रजिस्टर्ड लिस्ट। किस बैग में कैश बैग, साधारण, बीपी, पंजीकृत पैकेट, बीमा कवर, पंजीकृत बंडल, बीमा बंडल, पंजीकृत सूची होती है? यानी कि इंश्योर्ड बैग में, रजिस्टर्ड बैग में, कैश बैग में, एल बैग में। तो पंजीकृत बैग में ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास राइट आंसर होगा रजिस्टर्ड बैग। अगला क्वेश्चन है, द टर्म
मीन्स अरेंजिंग आर्टिकल विद द एड्रेस साइड अपवर्ड इन द सेम डायरेक्शन। शब्द का अर्थ है वस्तुओं को पते की तरफ ऊपर की ओर एक ही दिशा में, यानी कि हमारे पास जो आर्टिकल होते हैं इस साइड में यहाँ पे क्या होता है, एड्रेस होता है। जो सारे के सारे आर्टिकल होते हैं उनको एक ही दिशा में रखा जाता है, एक के ऊपर एक रखा जाता है सेम साइड से, उसे हम क्या बोलते हैं, फेसिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम फेसिंग कहते हैं, जिसमें पते वाली साइड सारे लेटर्स को फेस करके रखा जाता है। अगला प्रश्न है, द एरिया विद इन विच ए पोस्टमैन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी इज कॉल्ड, यानी कि एक पोस्टमैन होता है जो कि अपने क्षेत्र में क्या करता है, डाक वितरण करता है और मनी ऑर्डर, छोटे मोटे कैश के लेन देन, स्टेशनरी वगैरह प्लस सप्लाई करता है। उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, बीट कहा जाता है। उस क्षेत्र को बीट कहा जाता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, कैंप करस्पॉन्डेंस इज इंटेंडेड फॉर ए हायर ऑफिसर। शिविर पत्राचार पर उच्च अधिकारियों के अभिप्रेत हैं। कार्य कर्तव्य, दौरा, निजी यात्रा के साथ दौरा या शिविर। तो जो कैंप आर्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, कैंप सर्विस होती है, वो किसके लिए दी जाती है, हायर अथॉरिटीज़ के लिए दी जाती है। जो अधिकारी होते हैं, सीनियर्स या नेता, उनके लिए दी जाती है। कब दी जाती है, जब वो कहाँ होते हैं, किसी ट्रिप वगैरह पर होते हैं, अपनी यात्रा के दौरान होते हैं, तो ये स्पेशल सर्विस उनको दी जाती है। ट्रिप या टूर बोल सकते हैं उसको हम, जब टूर के दौरान होते हैं। तो हमारे पास राइट आंसर होगा बी। ये हमारा सही ऑप्शन है जब हम कैंप सर्विस का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, लेटर स्टाम्प्ड डिटेन्ड लेट फीस नॉट पेड आर डिटेन्ड अंटिल द नेक्स्ट डिस्पैच। विलंबित या विलंब शुल्क का भुगतान नहीं किया गया, मुहर लगे पत्रों के अगले प्रेषण तक रोका जाता है। ये हैं, यानी कि हमारे पास अगर बुकिंग काउंटर है, मान लेते हैं ये 9 से 2 बजे तक का है, तो इस टाइम के बाद में अगर कोई व्यक्ति कोई लेटर भेजना चाहता है तो उसको पहले क्या करना होगा, उसकी लेट फीस देनी होगी। क्या देनी होगी, लेट फीस देनी होगी। और उसके बाद हम उसको अगले डिस्पैच के लिए रख लेंगे। क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो ऐसे लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, लेट लेटर्स, टू लेट लेटर्स या हेस्ट। विलंब शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी केस में जो लेट फीस होती है वो देनी होती है। टाइम के बाद भी आते हैं। यहाँ पर 2 तरीके के लेट होते हैं, एक तो लेट फीस जो होती है वो भुगतान की जाती है, और कैसी कंडीशन होती है, और लेट होते हैं, टाइम के बाद में आते हैं। अगर लेट फीस देते हैं और वो केवल लेट हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, लेट लेटर्स बोला जाएगा। लेकिन अगर लेट फीस भी भुगतान नहीं करते हैं और वो आर्टिकल लेट भी हैं तो उनको टू लेट लेटर्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, टू लेट लेटर्स बोला जाएगा। 2 तरह की कंडीशन है। तो यहाँ पे विलंबित जो उसका वैल्यू है वो भी नहीं दी गई है, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर होगा बी, यानी कि उसके भुगतान भी नहीं किया गया है, विलंब शुल्क का भुगतान भी नहीं किया गया है। Letter presented at the post office window after prescribed closing hour within the permitted interval with payment of extra fees। हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा कि लेट जो टाइम है, प्रिस्क्राइब टाइम है हमारे पास, उस टाइम के बाद में जो हम बुकिंग करा रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने जो लेट फीस है उसका भुगतान किया हुआ है, तो हमें क्या वैसे लेटर्स को क्या होगा, लेट लेटर्स बोलेंगे, लेट लेटर्स, क्योंकि भुगतान किया हुआ है। तो हमारे पास आंसर होगा ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए पोस्टमैन डिमांडिंग और रिसीविंग कमीशन और गिफ्ट वाइल पेइंग ए मनी ऑर्डर इज लेवल 4। मनी ऑर्डर का भुगतान करते समय कमीशन या उपहार की मांग करने या प्राप्त करने वाला एक पोस्टमैन, यानी कि कोई पोस्टमैन है अपने एरिया में
और वो क्या करता है, किसी मनी ऑर्डर की डिलीवरी कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, कोई गिफ्ट वगैरह की डिमांड कर रहा है कि मैं डिमांड कर रहा है या कमीशन की डिमांड कर रहा है, तो ऐसे केस में उसे कोई सजा दी जाएगी, सेवा से निष्कासन, सेवा से बर्खास्तगी। तो ऐसे केस में अरेस्ट तो नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा, उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस से किया जाएगा, यानी कि उसे सेवा से निष्कासन कर दिया जाएगा। बी आंसर सही है। पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, वेरिफिकेशन ऑफ मनी ऑर्डर पेड बाय अदर पोस्टमैन एंड इंक्वायरी इनटू पेटी कंप्लेंट्स में बी इनक्लोज्ड टू। मनी ऑर्डर का भुगतान, अन्य पोस्टमैन द्वारा भुगतान किए गए मनी ऑर्डर का सत्यापन, छोटी मोटी शिकायतों की जांच सौंपी जा सकती है। यानी कि इन सभी को एक छोटे मोटे कार्य हैं पोस्टमैन द्वारा किए जा सकते हैं। कौन से पोस्टमैन के द्वारा किए जा सकते हैं, ये सभी कार्य हेड पोस्टमैन के द्वारा किए जा सकते हैं, जो कि पेमेंट, मनी ऑर्डर का पेमेंट वेरिफिकेशन होता है या छोटे मोटे इंक्वायरी कंप्लेंट्स होती हैं, उनको हेड पोस्टमैन के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, while on beat the postman should know the tariff for inland postage, commission, money order, insurance, registration fees of article। बीट पर रहते समय को एक अंतर्देशीय डाक के लिए टैरिफ, मनी ऑर्डर पर कमीशन, बीमा और वस्तुओं की पंजीकरण शुल्क का पता होना चाहिए। किसको होना चाहिए? अब देखो बीट जो होती है, बीट से किसका वो होता है, तो एक पोस्टमैन का काम होता है बीट में। तो पोस्टमैन को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो इनलैंड पोस्टेज हैं उस पर चार्जेस क्या है, कमीशन क्या है, मनी ऑर्डर क्या है, इंश्योरेंस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है। तो ये पोस्टमैन का काम होता है, उसे ये जानकारी होनी चाहिए ऑन ड्यूरिंग हिज बीट पर काम करते हुए। ए सिंगल मनी ऑर्डर शैल नॉट बी इश्यूड फॉर अमाउंट एक्सीडिंग। मनी ऑर्डर जो होता है वो कितने अमाउंट से अधिक नहीं होना चाहिए, 5,000। 5,000 से मनी ऑर्डर की वैल्यू अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मनी ऑर्डर 5,000 तक का हम मैक्सिमम भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन आर्टिकल इज डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन टू इलिटरेट डिपॉजिटर इट मस्ट बी विटनेस एंड वेरीफाइड बाय। यहाँ पे हम एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। इसमें दो कैंडिडेट्स के बारे में आपको देखना है। एक तो होता है इलिटरेट और एक होता है पर्दानसीन वुमेन। हमें दो केस पढ़ने हैं, पर्दासीन। तो इलिटरेट के केस में क्या है ना, वो जो पोस्टमैन होता है उस व्यक्ति का फेस देख सकता है। क्या देख सकता है? फेस देख सकता है। और यहाँ पर जो उसका फेस होता है वो कवर होता है। तो हमें उस चेहरे की वेरिफिकेशन की जाती है पोस्टमैन की। तो इस केस में जो वुमेन होती है उसका फेस कवर होता है, तो वहाँ पर उसको वेरिफिकेशन के लिए किसी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत होती है। लेकिन इस केस में किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है इलिटरेट। तो वो क्या है कर सकता है, पोस्टमैन स्वयं किसको क्या करवा सकता है, वेरीफाई कर सकता है। इट मस्ट बी विटनेस्ड एंड वेरीफाइड। उसको कौन करेगा, सत्यापन कौन करेगा, पोस्टमैन खुद वेरीफाई कर सकता है, क्योंकि उसे पता है जो लोकल्स के होते हैं वो सभी उसको पोस्टमैन द्वारा अपने क्षेत्र के व्यक्तियों को पहचान होती है। यहाँ पर उसे हम दूसरे केस में व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसको वेरीफाई करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। इन आरएमएस या सॉर्टिंग ऑफिस इंश्योरेंस सील शैल ऑलवेज रिमेन इन कस्टडी ऑफ। जो आरएमएस छटाई कार्यालय में होता है, बीमा की मोहर हमेशा किसके पास होती है, ये होती है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट HSA के पास हमेशा बीमा मोहर को रखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए। Each set of a section is supplied with a lock and key with the designated of section and set number painted on it. This is called। एक सेक्शन के प्रत्येक सेट को एक ताला चाबी आपूर्ति की जाती है जिस पर सेक्शन और सेट का पदनाम चिन्हित होता है। उसको हम क्या कहते हैं, बीट, पोर्टफोलियो, वुडन बॉक्स या स्टेशनरी। तो उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं।
हमारे पास राइट ऑप्शन होगा बी, जिसमें हमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, लिखी हुई होती हैं। अगला प्रश्न है, Who provides the stationery rate list for supply of stationery items to mail office set and section? मेल ऑफिस सेट सेक्शन को स्टेशनरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए स्टेशनरी दर सूची कौन प्रदान करता है? उप प्रभागीय निरीक्षक यानी कि सब डिविजनल इंस्पेक्टर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। तो हमारे पास राइट आंसर होगा सुपरिटेंडेंट, एसपी या एसएसपी। जो होता है वो क्या करता है, स्टेशनरी रेट लिस्ट और सप्लाई करता है सेट एंड सेक्शंस के लिए। अगला प्रश्न है, हु प्रिपेयर द डेली रिपोर्ट MS-83 टू सबमिटेड टू द सबऑर्डिनेट? तो जो अधीक्षक को जमा करने के लिए दैनिक रिपोर्ट होती है, डेली रिपोर्ट होती है, डेली रिपोर्ट तैयार की जाती है ऑफिस में, कौन से फॉर्म पर तैयार किया जाती है? MS-83। इसको भेजा जाता है, किसके द्वारा भेजा जाता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, द ऑफिस सेक्शन शो द स्टेशन एंड मेल ऑफिस शो द हावर्स एट विच मेल्स आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच। एक सेक्शन की स्टेशनरी दिखाती है और एक मेल ऑफिस की उन घंटों को दिखाती है जिन पर मेल प्राप्त प्रेषित की जाती है। ऐसी सूची को हम क्या कह जाते हैं? सॉर्टिंग लिस्ट, डेली रिपोर्ट, ड्यू मेल लिस्ट या मेल एब्स्ट्रैक्ट। तो ऐसी सूची को हम क्या बोलते हैं? देय मेल सूची, ड्यू मेल लिस्ट बोलते हैं, जो कि जिसमें डाक की डिस्पैच लिस्ट, रिसीव्ड आर्टिकल या डिस्पैच और स्टेशन सारी सूचनाएं उसमें होती हैं। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। हम अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, जल्दी ही आपकी मुलाकात होगी। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।